नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल EDUV एजुकेशनल वीडियोस में। दोस्तों, मेरा नाम देवव्रत विश्वकर्मा है और आज का टॉपिक है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत को मेडिएवल इंडिया कहा जाता है। दोस्तों, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है और यह बात एकदम सही है, क्योंकि भारत प्राचीन समय से ही बहुत सुखी और समृद्ध देश रहा है। बहुत महान लोगों ने यहाँ जन्म लिया है, जैसे गौतम बुद्ध, छत्रपति शिवाजी, बाकी सारे महान महापुरुष लोग जन्म लिए हैं। इसीलिए भारत बहुत ही महान रहा है पहले से ही। परंतु विदेशियों के लालच के कारण भारत आए विदेशी और उन्होंने लूटपाट की और अपने देश ले गए धन दौलत। दोस्तों, इसी लूटने के क्रम में अरबों ने भी भारत आए और भारत पर उन्होंने पहला आक्रमण 712 ईस्वी में किया और जिसका नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम कर रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया और यह पहला आक्रमण किसके विरुद्ध था? सिंध के विरुद्ध था। और सिंध में उस समय दाहिर का शासन था। सिंध में उस समय किसका शासन था? दाहिर का शासन था। और इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम जीत गए और उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया और वापस अपने देश लौट गए। इसी क्रम में महमूद गजनवी भी भारत आया और वह भी भारत को लूटे, आक्रमण किया और यहाँ से धन दौलत लेकर वापस अपने देश चला गया। महमूद गजनवी कौन थे? महमूद गजनवी सुबुक्तगीन के पुत्र थे। महमूद गजनवी कौन थे? सुबुक्तगीन के पुत्र। और ये सुबुक्तगीन कौन थे? सुबुक्तगीन यह जिसने गजनी साम्राज्य की स्थापना की, उनका नाम आलप्तगीन है और वह एक तुर्क सरदार थे। उन्हीं के यहाँ सुबुक्तगीन गुलाम थे और उन्हीं के दामाद थे। और सुबुक्तगीन के पुत्र का नाम महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी का जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनवी का जन्म कब हुआ था? महमूद गजनवी का जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। और महमूद गजनवी ने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया और सिर्फ उद्देश्य धन दौलत लूटना था। दोस्तों, इतिहास में जितने भी युद्ध हुए हैं, चाहे वो प्राचीन काल के हों या चाहे वो प्राचीन भारत के हों, चाहे मध्यकालीन भारत के हों, चाहे वह आधुनिक भारत के रहे हों, पर उन सब युद्ध में एक ही उद्देश्य था, या तो साम्राज्य को बढ़ाना और या तो धन दौलत वहाँ से लूट कर अपने राज्य में लाना था। तो यही क्रम चल रहा था उस समय। इसी क्रम में महमूद गजनवी भी भारत पर 17 बार आक्रमण किया और उसका सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर था, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी संपत्ति उसके हाथ लगी थी। इसलिए दोस्तों, महमूद गजनवी को 2 महत्वपूर्ण उपाधियाँ दी गई थी। किसने दी थी? बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को 2 महत्वपूर्ण पद मिले थे। उनका नाम है, पहला
यामीन उद दौला और दूसरा यामीन उल मिल्लाह की उपाधि दी गई थी। कौन कौन सी? पहली है यामीन उद दौला और दूसरी है यामीन उल मिल्लाह की उपाधि महमूद गजनबी को दी गई थी। महमूद गजनबी अपने पिता के काल में खुरासान का शासक था। महमूद गजनबी अपने पिता के काल में खुरासान का शासक था और वह 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। यानी वह गद्दी पर कब बैठा था? महमूद गजनबी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। महमूद गजनबी ने भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार किया और अपने देश लौट गया। महमूद गजनबी का पहला आक्रमण कब किया था? उसने पेशावर में किया था। किस सन में किया था? 1000 ईस्वी में पेशावर में किया था और उसके कुछ भागों को लूटा और फिर अपने देश वापस लौट गया। फिर दोबारा 1001 ईस्वी में वह पुनः वापस लौटा महमूद गजनबी और उसका इस बार आक्रमण जयपाल के विरुद्ध था, शाही राजा जयपाल। महमूद गजनबी ने जब दोबारा आया 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया और इसमें जयपाल की पराजय हुई और महमूद गजनबी जीत गया। महमूद गजनबी ने थानेसर के चक्र स्वामिन की कांस्य से निर्मित आदम कद प्रतिमा को, आदम कद यानी बड़ी प्रतिमा को, गजनी भेजा और वहाँ उसने रंग भूमि में रखवाया था। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर लूटपाट कब की थी? 1025 ईस्वी में। कब? 1025 यानी 1025 ईस्वी में उसने सोमनाथ मंदिर, जिसे सौराष्ट्र कहते हैं, वहाँ पर उसने भयंकर लूटपाट की थी और उसे वहाँ बहुत बड़ी संपत्ति हाथ लगी थी। लगभग करीब करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति उसे हाथ लगी थी, जिससे कि यह बहुत चर्चित में रहा है और यह उसका बहुत बड़ा लूट का माना जाता है। जब वह सोमनाथ मंदिर को लूटकर वापस जा रहा था तब कुछ जाटों ने मिलकर उसे लूट लिया था, इसलिए उसका अंतिम आक्रमण जो था जाटों के विरुद्ध था। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया था। अनिलवाड़ा ने मंदिर को बचाने के लिए अपना योगदान दिया था, तो इसके कारण उसने अनिलवाड़ा पर ही आक्रमण कर दिया। महमूद गजनबी का जाटों के विरुद्ध या भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में था। महमूद गजनबी ने भारत पर अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? जाटों के विरुद्ध किया था। कब किया था? 1027 ईस्वी में किया था। उसके बाद वह अपने देश चला गया। फिर उसकी मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। महमूद गजनबी की मृत्यु कब हुई थी? 1030 ईस्वी में हुई थी। पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि महमूद गजनबी के दरबारी कौन थे, तो अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फारूकी जैसे विद्वान महमूद गजनबी के दरबारी थे और उनके दरबार में रहा करते थे। जब महमूद गजनबी का काल खत्म हुआ तो अब आता है सल्तनत काल और यह उसी से ही जुड़ा हुआ है। उसी के बाद आता है सल्तनत काल। सल्तनत काल की शुरुआत कहाँ से होती है? गुलाम वंश से। और सल्तनत काल में कुल 5 वंश हैं। गुलाम वंश,
खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। और उनकी शुरुआत कब से कब होती है? गुलाम वंश की शुरुआत 1206 से 1290 तक होती है और खिलजी वंश की शुरुआत 1290 से 1320 तक होती है। तो आज हम गुलाम वंश पूरा करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में हम खिलजी वंश का और जो आगे वंश है उसका चर्चा करेंगे। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक नाम के शासक ने की थी। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। और यह एक गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन में कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की। कब की? 1206 ईस्वी में की। गुलाम वंश की स्थापना कब की थी उसने? 1206 ईस्वी में की थी। गुलाम जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने कुतुब मीनार की नींव रखी। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया नहीं था, उसने सिर्फ नींव रखी थी। और जब पेपर में पूछा जाता है कि कुतुब मीनार किसने बनवाया, तो बहुत से लोग गड़बड़ कर देते हैं, वहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक टिक करके आ जाते हैं, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की सिर्फ नींव रखी थी, ना कि उसे बनवा पाया था। उसे बनवा नहीं पाया था। उस कुतुब मीनार का जो आगे का कार्य था वह इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 मस्जिदों का निर्माण कराया था। और पहली मस्जिद कहाँ है? वह दिल्ली में है। उसका नाम है कुबत उल मस्जिद, कुबत उल इस्लाम मस्जिद। क्या नाम है? कुबत उल इस्लाम मस्जिद। कहाँ है? दिल्ली में। और अजमेर में उसने 2.5 दिन या 2.5 दिन का झोपड़ा नाम की मस्जिद बनवाई थी। क्या क्या बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर में 2.5 दिन या 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श का सीधा मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है, क्योंकि वह लाखों का दान करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? 1210 में। कैसे हुई थी? चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। और इसे दफनाया कहाँ गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसके पुत्र या कहें उत्तराधिकारी, तो वह कौन था? आराम शाह। पर वह योग्य शासक नहीं था, इसलिए वह बहुत कम ही शासन किया, लगभग 8 महीनों तक। इसके बाद इल्तुतमिश ने 1211 में आराम शाह की हत्या कर दी और खुद स्वयं गद्दी पर बैठ गया। इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और उसी का दामाद भी था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? उसका गुलाम था और उसी के दामाद भी था कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने राज्य की राजधानी लाहौर बनाई थी, तो इल्तुतमिश ने उस राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण दहली ए कुहना के निकट करवाया था। इसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण दहली ए कुहना के निकट करवाया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसे
जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा ने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्रदान की थी। इल्तुतमिश पहला शासक था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसे 1229 में बगदाद के खलीफा ने सुल्तान पद की स्वीकृति, वैधानिक स्वीकृति प्रदान की थी। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? 1236 में। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हो गई थी। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम तुर्क सरदारों का एक गठन किया था जिसका नाम उसने तुर्क ए चिहलगानी रखा था और उस संगठन को चलीसा भी कहा जाता था। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क गुलाम सरदारों का संगठन तैयार किया था जिसका नाम उसने तुर्क ए चिहलगानी रखा था और उस संगठन को चालीसा भी कहा जाता था। इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, पर वह योग्य शासक नहीं था, इसलिए उसे गद्दी से उतार दिया गया और रजिया सुल्तान को गद्दी पर आसीन किया गया। यानी 1236 में रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी और वह एक पहली महिला शासिका थी जो शासन कर रही थी। रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से विवाह किया था। रजिया सुल्तान ने किससे विवाह किया था? अल्तुनिया से विवाह किया था। और रजिया सुल्तान की मृत्यु 1240 में कैथल के पास डाकुओं ने कर दी थी। रजिया सुल्तान की हत्या कब की गई थी? रजिया सुल्तान की हत्या 13 अक्टूबर 1240 में डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। दोस्तों, रजिया सुल्तान के बारे में पिछली बार पेपर में राजस्थान जेल प्रहरी में क्वेश्चन आया था कि ऐसी कौन सी महिला शासिका थी जिसका शासनकाल 4 वर्षों तक था। तो उसमें 4 ऑप्शन थे जिसमें रजिया सुल्तान का नाम था और रजिया सुल्तान ही उसका सही आंसर था। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक रहा। तो 1236 पर वह गद्दी पर बैठी और 1240 तक उसने शासन किया और उसकी हत्या 1240 में कर दी गई थी। उसके बाद बलबन आया। अब बलबन का शासनकाल आएगा। बलबन ने किससे बैठाया पहले गद्दी पर? बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। नसीरुद्दीन महमूद एक ऐसा सुल्तान था जिसने टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। नसीरुद्दीन एक ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? जिसे उसने सुल्तान बनाया था। नसीरुद्दीन महमूद शाह के साथ उसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था और वह इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन, और वह किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का गुलाम था। जब इल्तुतमिश ने तुर्क ए चहलगानी की स्थापना की थी तो उसका विनाश किसने किया था? बलबन ने किया था। तुर्क ए चहलगानी या चालीसा का विनाश किसने किया था या समाप्त किसने किया था? बलबन ने किया था। बलबन ने 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बलबन कब गद्दी पर बैठा? 1266 ईस्वी में। किस नाम से? गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तथा बलबन ने एक नगर बसाया जिसका नाम उसने क्या रखा? सीरी। सीरी नामक नया नगर किसने बसाया था? बलबन ने। बलबन ने सीरी नामक एक नया नगर बसाया था। बलबन के राज दरबार में सिजदा एवं पाबोस प्रथा की शुरुआत हुई थी। बलबन के राज दरबार में सिजदा एवं पाबोस प्रथा की शुरुआत हुई थी और वह किसने की थी? बलबन ने ही अपने राज दरबार में सिजदा एवं पाबोस प्रथा की शुरुआत की थी।
बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज यानी फारसी साल का पहला दिन, नवरोज मतलब क्या होता है, फारसी साल का पहला दिन, बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। नवरोज उत्सव किसने प्रारंभ करवाया था? बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव प्रारंभ कराया। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की। बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान हुई थी? उलूग खां की। नसीरुद्दीन महमूद कौन थे? जिसे बलबन ने पहले सुल्तान बनाया था, वही नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहा करते थे। कौन कौन रहते थे? अमीर खुसरो एवं अमीर हसन। अमीर खुसरो को तबले के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। किसके खोजकर्ता के रूप में? तबले के खोजकर्ता के रूप में अमीर खुसरो को जाना जाता है। और अमीर खुसरो और अमीर हसन यह बलबन के दरबार में रहते थे। और ये कौन से कवि थे? फारसी के कवि थे, फारसी के प्रसिद्ध कवि थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक समुद्दीन कैमुर्स था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? समुद्दीन कैमुर्स था। दोस्तों, गुलाम वंश का चैप्टर यहाँ से ख़त्म हो जाता है। फिर इसके बाद आएगा खिलजी वंश, तो वह अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए और अगर समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचे, और वीडियो लाइक करें। धन्यवाद।